Morning students, सुप्रभात सभी को। Today we have reached the third part of our chapter, that is electoral politics. हम अपने चैप्टर के तीसरे भाग पे पहुंच गए हैं। हमने लगभग सभी प्रक्रिया देख लिए हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की क्या होती है। उसके बाद कुछ लास्ट स्टेप्स हमने देखने हैं अपने इलेक्शन प्रोसेस के, और फिर कुछ डिस्कशन करना है। ये हमारे सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के बीच में। सो वी हैव मूव टू द स्टेज पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। कैंपेनिंग हम पढ़ चुके थे। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट्स। ये फाइनल स्टेज है जिसमें वोटर्स अपने वोट देते हैं। इस वोट देने को कास्टिंग द वोट्स और पोलिंग द वोट्स कहा जाता है। Everyone whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth. जिस व्यक्ति का नाम उस वोटर्स लिस्ट में है वो आसपास के पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट दे सकता है। पोलिंग बूथ एक पोलिंग सेंटर में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जहां पर लोग अपना वोट देने जाते हैं। दैट इज नोन एज अ पोलिंग बूथ एट अ पोलिंग सेंटर। Once the voters goes inside the booth, the election officials identify him and put a mark on his finger and allow him to cast his vote. तो उसमें वहाँ पे अंदर जाके क्या प्रक्रिया होती है, अंदर जाके आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो जो व्यक्ति है जो वोट देने आया है उसका वोट वहाँ पर है भी कि नहीं, और उसी के साथ साथ उसकी उंगली पर निशान लगाया जाता है ताकि वो दोबारा वोट ना डाल सके। सो पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड पोलिंग बूथ विच एंश्योर्स दैट वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे। हर एक जो कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा हुआ है उसका अगर चाहे तो एक एजेंट हर एक कैंडिडेट अपने वहाँ पर बैठा सकता है ऑब्जर्वेशन के लिए, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो और कोई फेक वोटिंग ना हो रही हो वहाँ पे। Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote by putting a stamp on the ballot paper. आज से कई साल पहले बैलेट पेपर पे स्टैंप लगा के वोटर्स ये बताते थे कि वो किसको वोट डालना चाहते हैं। उसके नाम के आगे इंडिकेशन करते थे वो एक इंक की स्टैंप से। पर आजकल मॉडर्न ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के द्वारा लोग बटन दबाकर अपनी वोट को कास्ट करते हैं। Nowadays, EVM electronic voting machines are used to record votes. अब ये EVM क्या होती है उससे पहले काउंटिंग एंड रिजल्ट की बात करते हैं। At the day of counting, the agents of all candidates are present to ensure counting is done properly. काउंटिंग के दिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो उन रिकॉर्ड करेंगे, उन वोट्स को काउंट करेंगे, उसके साथ साथ हर एक कैंडिडेट का एक एजेंट भी होता है। उनके सामने ही उस ईवीएम को खोला जाता है ताकि एक फ्री और फेयर तरीके से काउंटिंग इंश्योर कराई जा सके। द काउंटिंग ऑफ वोट्स फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे। और हमारा इलेक्शन कमीशन ये व्यवस्था करता है कि जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है, चाहे पोलिंग ऑफ वोट अलग अलग दिन हुआ हो, पर काउंटिंग ऑफ वोट्स एक ही दिन कराना सुनिश्चित करते हैं ताकि कुछ ही घंटों में वो रिजल्ट बता सकें। टेलीविजन चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स दिस इवेंट। और ये जो इवेंट है वोटों की गिनती का, इसको न्यूज़पेपर्स, बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स को कवर करते हैं और लोगों को समय समय पे अपडेट देते हैं। अभी रिसेंटली बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया है जिसमें हर एक सेकंड का अपडेट न्यूज़ चैनल्स और रेडियो हमें दे रहा था। Within a few hours of counting, all results are declared. और कुछ ही घंटों में सभी रिजल्ट्स पता लग जाते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें या कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत हासिल की है। अब बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट इस सारी प्रोसेस में जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल में, यहाँ पे राइट साइड में ईवीएम है और उससे अटैच्ड एक काउंटिंग मशीन है जो बता रही है कि कितनी वोट किसको पड़ी है। तो देखिए राइट साइड पे ईवीएम है जिसमें नाम होता है कैंडिडेट का, उसके साथ साथ उसका सिंबल होता है, और हर एक के नाम के राइट साइड पे बटन होता है। जिसको भी वोट देना है व्यक्ति ने, जिस भी सिंबल को, जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को, उसका बटन वो
दबा सकता है वोटर। तो द मशीन विच रिकॉर्ड वोट्स पोल्ड बाय वोटर्स इज नोन एज एन EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इट शोज द नेम्स एंड सिंबल ऑफ ऑल कैंडिडेट्स स्टैंडिंग इन एन इलेक्शन। ये सभी व्यक्तियों के नाम और सिंबल इस पे होते हैं जो जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल EVMs आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस। एक बार पोलिंग खत्म हो जाती है तो शाम को EVMs को, हर एक EVM जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उसको एक सिक्योर प्लेस पे लेके जाया जाता है ताकि वोटों की गिनती एक फ्री और फेयर तरीके से, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी अनफेयर मीन को यूज किए हुए हो सके। A few days later on a fixed date, all EVMs are opened and votes counted। और एक फिक्स दिन में, किसी भी दिन, जिस दिन काउंटिंग का डे होता है, रिजल्ट डिक्लेरेशन का डे होता है, उस दिन उनको खोला जाता है सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके एजेंट्स के सामने, और फिर वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो कौन बनाएगा सरकार? आफ्टर all results are declared for all constituencies, it become clear who will form the government. The party or group who wins more than half of the total seats will form the government. जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से आधे से ज़्यादा MLAs की सपोर्ट या MLAs या सीट्स या कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस पार्टी ने या ग्रुप ऑफ पार्टीज ने जीती हैं वो बनाएंगे सरकार। तो फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में 70 सीटें हैं जिस पर डायरेक्ट चुनाव होता है। अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी है तो उनको कम से कम 36 जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें जीत हासिल करनी होगी। 36 या उससे अधिक सीटों पर जब जीत हासिल करेंगे तो सरकार बना पाएंगे। इफ द सिटिंग चीफ मिनिस्टर लूजेस द इलेक्शन ही रिजाइंस इमीडिएटली। और जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर यानी कि जिस पार्टी की सरकार अभी चुनाव से पहले थी, चुनाव में अगर वो हार जाते हैं तो वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स इन मीडिया चैनल्स ऑफ अ फ्यू इंसिडेंट्स एट अ फ्यू प्लेसेस। कुछ जगहों पर कभी कभी कुछ छोटी मोटी घटनाओं का भी जिक्र होता है। ये देखते हैं किस किस प्रकार के अनफेयर मीन्स की घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन रिपोर्ट्स ऑफन रेफर टू एलिगेशंस लाइक इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट में फेक नेम्स आ जाते हैं और जो असली नाम है वो छूट जाते हैं। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी यानी कि जिसकी सत्ता है वो सरकारी अधिकारी और जो सरकारी जो सुविधाएं होती हैं उनका उपयोग करती है अपने प्रचार प्रसार के लिए। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत ज़्यादा पैसे का प्रयोग किया जाता है रिच कैंडिडेट्स और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। वोटर्स को किसी भी तरीके से ब्राइब या थ्रेटन करके या फिर गड़बड़ी फैला के एक पोलिंग बूथ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन इंडिया की अगर बात करें, सो इलेक्शंस इन इंडिया आर कंडक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक फ्री एंड फेयर मैनर। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कंक्लूसिव एविडेंसेस हैं। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया वी कैन से इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे इलेक्शन में होती हैं जिससे इंडिकेट होता है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं और फ्री और फेयर तरीके से कराए जाते हैं। These elections are conducted by a very powerful and independent election commission. First of all, the organization which conducts election is the Election Commission of India, and it is a very powerful body which do not listen to any government or any political leader. It decides upon its own when to conduct election, when to do the counting of votes and etc. During the elections, all government officials work under the election commission. और इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल है कि जब इलेक्शंस कराए जाते हैं तो सभी सरकारी कर्मचारी और ऑफिशियल्स इन्हीं के अंडर पे काम करते हैं। They follow the instructions of the election commission. A popular participation is seen in all elections in India and people take keen interest in it.
एक बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं और अपनी वोट डालने जाते हैं, जिससे भी ये पता लगता है कि इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रहे हैं। Acceptance of election outcome itself, especially by the losing party, proves that election in India are conducted in a free and fair manner. और जो रिजल्ट आता है उसको बहुत आसानी से, बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्पेशली जो लूजिंग पार्टी है उसके द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से कराए जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया EC takes decision on conduct and control of elections from the announcement of elections to the declaration of result. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंसमेंट जैसे ही चुनाव की होती है उससे लेके और अंत में रिजल्ट डिक्लेरेशन तक सभी चीज़ें अपने कंट्रोल में और अपनी गाइडेंस में कराता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेज एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट। कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट कराता है और कोई भी पार्टी जो कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ती है उनको पनिश या उनके उस कैंडिडेट को का कैंडिडेचर कैंसिल भी कर सकता है। ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। और इलेक्शन के दौरान अगर इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि सरकार इलेक्शन में कुछ इंटरफेरेंस कर रही है, अनड्यू एडवांटेज ले रही है, तो वो सरकार को भी गाइड करता है कुछ स्टेप्स लेने के लिए। उसके बाद अगर और पावर्स की बात करें इलेक्शन कमीशन की, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट बॉडी विच कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया। इट हैज वाइड रेंजिंग पावर्स like the chief election commissioner is appointed by president of India and once appointed he is not answerable to the government or to the president। और जो इलेक्शन कमीशन होता है उस पर जो हाईएस्ट अधिकारी है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होता है, पर एक बार अपॉइंट करने के बाद उसका रिमूवल बहुत ही मुश्किल होता है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का किसी को भी आंसर देने का ना ही राष्ट्रपति को, ना ही प्रधानमंत्री को, ना ही किसी और पावरफुल लीडर को ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है। When on election duty, government officers work under control of election commission and not the government। इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं सभी अधिकारी और कर्मचारी जब इलेक्शंस होते हैं, किसी भी सरकार के अंडर नहीं। इट कैन ऑर्डर रीपोलिंग ऑन सम बूथ्स और इवन एन एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो रीपोलिंग भी ऑर्डर कर सकते हैं कुछ बूथ्स पे या पूरे की पूरे निर्वाचन क्षेत्र में, अगर उनको रिपोर्ट्स मिलती हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस की। अब बात करेंगे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमारे देश के सामने, हमारे इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के बीच में, क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं या आती है। सबसे पहले मनी पावर। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी हैव अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो जिन पार्टीज के पास बहुत अधिक पैसा है और जिन कैंडिडेट्स के पास बहुत अधिक पैसा है, वो अपना प्रचार बहुत ही एग्रेसिव तरीके से और बहुत सारी जगहों में पैसा खर्च करके करते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या कोई पुअर कैंडिडेट नहीं कर सकता। सेकेंड इज मसल पावर। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन गेट टिकट फ्रॉम बिग पार्टीज यूजिंग देयर पावर। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स होते हैं वो अक्सर टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं बड़ी पार्टियों से अपने कनेक्शंस को यूज़ करते हुए, जो कि एक बहुत ही निराशाजनक बात है। द पीपल विद क्रिमिनल बैकग्राउंड शुड नॉट बी एबल टू कम इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नेपोटिज्म एंड डायनेस्टिक सक्सेशन। कुछ फैमिलीज कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत डोमिनेंट है और उन्होंने पूरा अपना कब्जा जमाया हुआ है उस पॉलिटिकल पार्टी पे। हमेशा उनको और उनके फैमिली मेम्बर्स को आसानी से टिकट मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, विदाउट हैविंग द कैलिबर टू प्रूव देमसेल्फ। अनदर प्रॉब्लम इज सिमिलर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। हमारे देश में अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें देखा गया है कि लगभग सेम पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं, तो मीनिंगफुल चॉइसेस बहुत कम मिलती हैं हमारे वोटर्स को। और एक और समस्या जो है डोमिनेंस ऑफ बिग पार्टीज। द बिग पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन डोमिनेट स्मॉल पार्टीज and independent candidates because the big parties have a lot of resources and funds available. They can utilize them
and easily dominate the poor candidates and poor political parties. तो ये तो हुए challenges. अब check your progress में देखते हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने आएंगी. हमें ये बताना है कि क्या ये जो एग्जाम्पल है ये हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की स्ट्रेंथ है या वीकनेस है. फर्स्ट इज द लोकसभा हैज़ लेस देन 10% वुमेन टिल 2009. लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑलवेज 10 या उससे कम ही रहते हैं. 2009 तक की ये बात हो रही है. तो आई थिंक विमेन को ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है. हालांकि विमेन 49% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है और जबकि उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 10% है. सो इट इज़ अ वीकनेस ऑफ आवर इलेक्टोरल सिस्टम. द इलेक्शन कमीशन ऑफन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स एडवाइस अबाउट व्हेन इलेक्शन शुड बी हेल्ड. इलेक्शन कमीशन अक्सर सरकार की जो राय है इलेक्शन कब कराने चाहिए उसको रिजेक्ट कर देता है. सो इट इज़ अ स्ट्रेंथ या पावर ऑफ आवर इलेक्टोरल सिस्टम कि वो सरकार की बात ना माने और अपने आप डिसाइड करें. अगला जो प्रश्न है वो है द 14 लोकसभा हैज़ मोर देन 145 मेंबर्स हुज एसेट्स आर मोर देन 1 करोड़. 14 लोकसभा में 145 ऐसे मेंबर थे जिनके एसेट्स, जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि करोड़पति हैं वो. तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग इस पॉलिटिकल सिस्टम में घुस गए हैं. ये एक वीकनेस को दिखाता है. आफ्टर लूजिंग एन इलेक्शन द चीफ मिनिस्टर सेड आई रिस्पेक्ट द पीपल्स वर्डिक्ट. एक इलेक्शन हारने के बाद जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, जिसको इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं, वो कह रहा है कि मैं लोगों का जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, उसका सम्मान करता हूँ. तो ये स्ट्रेंथ को दिखाता है. नाउ मूविंग ऑन टू द असाइनमेंट पार्ट है. वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 2, how can you say that India has a powerful and independent election commission? Explain. Question number 3, how can you say that elections held in India are democratic, free and fair elections? Question number 4, what is an EVM? So I hope you understood today's topics well. If the video was informative, please like it, share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the coming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest informative videos. Thank you and have a nice day.